हॉस्टल में आपको जो वो माहौल मिलता था, वहाँ शुरुआत वहाँ बड़ी छोटी सी इंसिडेंट से हुई। शुरुआत ये हुई कि हमारा हम हॉस्टल में हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के, संजय गांधी हॉस्टल का नाम था, तो वहाँ इंजीनियरिंग विंग के, लॉ विंग के, देन अदर पीजी कोर्सेज के सभी रहते थे। तो बीच में एक वक्फा ऐसा आया कि उन्होंने कहा नहीं यार, इस हॉस्टल को आप डिवाइड कीजिए, अब पीजी हॉस्टल अलग रहेगा और इंजीनियरिंग। तो हमने कहा यार नहीं यार, हम सबको काफी, क्योंकि एक दो साल अटैचमेंट होती है, तो मैंने कहा इस हॉस्टल को आप ब्रेक मत कीजिए, जो जैसे रह रहे हैं उनको हमें वैसे रहने दो। वहां से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, पुलिस आती है, धरना प्रदर्शन और ये वो। तो उस दौर में जो है वहाँ के मुझे लगता है साथियों ने हमको कहा यार आप इस प्रोटेस्ट को लीड करें। तो वो प्रोटेस्ट हमने पहला हॉस्टल में वो लीड किया। वहां से शायद मुझे लगता है एक वो बुनियाद वो पड़ी है कि एक कॉन्फिडेंस आया कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। ये तो रामबन पायदान में 20वें नंबर पर आता है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे आपका वहाँ का सोशल इंडेक्स हो, किसी भी सेक्टर में जो है आप निकाल के देखिए आंकड़ा, सरकारी आंकड़े देखेंगे तो हम बिल्कुल, हमारा मुझे लगता है 19वां तो नंबर कभी हमने देखा ही नहीं। हमारा गाड़ी का नंबर 19 आता है, लेकिन हमको जो हमारी जो वो है हमको 20 पर ही अभी तक हम टिके हुए हैं। रीजन भी उसकी कि वहाँ हर चीज में हम लैग करते हैं। सड़कें नहीं थी, स्कूलों का इतना सिस्टम नहीं था, एक तो दूर दराज इलाका था वो, और अवेयरनेस नहीं थी। जो मैं सबसे बड़ी चीज जो मुझे आज जो समझ आ रही है कि अवेयरनेस सर, एक तो भरोसा खास का था हमें उमर साहब पर। देखो मैं इसमें मुझे लगता था कि यार ये, इसको चापलूसी पसंद नहीं है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। और उस यकीन को जो है मुझे पुख्ता हुआ। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि इस रियासत के लिए अगर कोई बेहतरीन इंसान है, क्योंकि अगर मुझ जैसे, बेशक मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन दैट वाज वे बैक इन 77, उसके बाद वो सारा मेमोरी फेड अप हो जाता है। तो उस इंसान ने अगर मेरिट पर देखा कि यार ये बंदा अगर जीत सकता है और विदाउट कोई सिफारिश नहीं, कोई चापलूसी नहीं, कोई वैसा नहीं है, तो वहां से हमें ये अंदाजा हो सकता है कि वो हर एक के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। तो ये चीज हमारी खुशनसीबी की आगे हमारा कायद वो एक रीजनेबल आदमी, मतलब गॉड फेयरिंग, और इसको कहेंगे ना मतलब कि विदाउट एनी कोई इसकी शक्ल या उसकी शक्ल कौन है, जो उसको बेहतर लगा, जो उसको लगा मेरिट पर, तो वो फैसला करने वाला, तो फिर ऊपर वाले की भी मेहरबानी होती है। नमस्कार, आपका एमएलए कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष विधानसभा के चुनाव एक तवील अरसे के बाद हुए और उनमें से आपके नुमाइंदे जो चुनकर सामने आए हैं, उनकी जिंदगियों का ये सफर कैसा रहा, किस प्रकार वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया और आप लोगों ने उन्हें चुनकर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी से जिताया है। आज के इस अंक में हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपने सियासी सफर को शुरू किया, पेशे से एक वकील बने, समाज सेवा का जज्बा शुरू से उनके मन में कूट कूट कर भरा हुआ था और इस वक्त रामबन विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पर आपने जीत हासिल की है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्जुन सिंह राजू जी, जो ऑनरेबल एमएलए रामबन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजू, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं कि आपका ये सफर, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई, आपके बारे में। देखिए, सियासी कोई ऐसा नहीं था कि हमने कोई ठान के रखा था कि मैंने कोई आज दिन से स्टार्ट करनी है। तो शुरुआत तो शायद मुझे लगता है इसका कि फैमिली का भी इसमें रोल है, क्योंकि ग्रैंडफादर नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, रामन से वो पहली मर्तबा जीते 77 में, शेख साहब की कैबिनेट में वो मंत्री रहे। फिर उसके बाद मुझे लगता है 10-12 साल वो सूबाई सदर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 2000 तक। तो कहीं ना कहीं एक सियासी माहौल तो था, लेकिन 96 के बाद आप या मान के चलिए मोटा मोटा 87 के बाद, जब से मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ, रामबन विधानसभा रिजर्व हो गई थी, तो उस वक्त के बाद फिर हमारा फैमिली का एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रोल नहीं था, लेकिन इंडायरेक्टली तो पॉलिटिक्स का जुड़े रहा। परिवार हमारा जो है हमेशा जुड़े रहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जुड़ा रहा। तो जैसे अब ये सीट ओपन हुई, तो यहाँ पार्टी ने हम पर भरोसा जताया, मैंडेट दिया और चुनाव लड़ा। तो ये मतलब कि मेरी कोई एंट्री नहीं हुई, मतलब कि एक उसको हम लेगेसी को आगे बढ़ाते
लेगेसी कहें या कुछ भी कहें इसको, लेकिन एक वो रूटीन में अब ये था हमारा, कोई स्पेशल इसको मैं कोई ज्वाइन करने वाला वैसा कोई नहीं था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है अर्जुन जी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपके ग्रैंडफादर ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे और कहीं ना कहीं प्रभाव परिवार में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो देखा देखी होती है, लोग मिलने आते हैं, एक क्यूरियोसिटी अंदर होती है कि लोग क्यों मिलने आ रहे हैं। लेकिन सबके बीच आपकी अर्ली स्कूलिंग कहाँ से हुई, उसके बाद कॉलेज, और हम सब जानते हैं कि आप पेशे से एक वकील भी हैं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का वो सफर वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आप उस हिसाब से अगर पढ़ाई का और उसमें देखेंगे तो आप मान के चलिए 99 की मेरा एक चेकर्ड हिस्ट्री रहा है ओवरऑल। उसमें आप देखेंगे तो 94 में मैं नवोदयालय डोडा में चला गया। एक शौक था कि जब सुना था तो उस समय बच्चे की इतनी नहीं होती, लेकिन मुझे शौक था कि घर से बाहर जाऊंगा नया एनवायरनमेंट में। तो डोडा अनोड़ा घाट में उन दोनों हुआ करता, लेकिन मिल्टन सी उस टाइम पीक पर थी। तो फिर वहाँ मुझे लगता है प्रिंसिपल साहब हुआ करते हैं रजौरी के, तो उन्होंने कहा यार इसका शायद यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब मुझे तो इतनी समझ नहीं थी उस वक्त की क्यों, तो फिर मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। देन अर्ली स्कूलिंग रामबन में ही हुई, चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल तक। फिर उसके बाद लॉ का एक जहन में शुरू से ही था, दो मैं साइंस नॉन मेडिकल मेरा बैकग्राउंड था, लेकिन एक लॉ का शुरू से था कि लॉ करना है, क्योंकि उस इलाके में एक सबसे बड़ी जो मुझे लगता है शख्सियत ठाकुर साहब थे, उनके साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक था। डी ठाकुर साहब की वजह से हमारे ग्रैंडफादर पॉलिटिक्स में आए थे, तो वो एक था लेगेसी की यार इसको आप करेंगे। तो उन दिनों जम्मू कश्मीर में 5 ईयर नहीं था, तो एडमिशन हमारी भोपाल में बरकतुल्लाह में हो गया। तो 2001 में मुझे 5 ईयर कोर्स मैंने भोपाल से किया। तो बरकतुल्लाह में ही धीरे धीरे शायद इसका मुझे लगता है थोड़ा सा जो सीड है सियासत का वो वहाँ से ही पड़ा था। जब हम वहाँ हॉस्टल में रहना, हॉस्टल की छोटी छोटी चीज़ों को समझना, और एक डिफरेंट जो माहौल मिला जो, तो मेरा तभी मेरा शुरू से कहना होता है कि किसी भी अगर बच्चे को अगर देना है उसको हॉस्टल में जरूर रखिएगा। हम हॉस्टल का बड़ा मुझे लगता है गहरा प्रभाव पड़ा। तो यूनिवर्सिटी का माहौल, क्योंकि डिफरेंट इलाकों से, मुल्क के अलग अलग क्षेत्रों से लोग वहाँ पढ़ने आते थे, तो वो जो वहाँ से एक्सपोजर वो मिला, वो कहीं ना कहीं मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका जरूर असर पड़ा। तो वहाँ से सफर स्टार्ट हुआ, लॉ किया। लॉ के बाद ये था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाए, तो एक दो बार जुडिशरी का भी एग्जाम रिटन क्वालिफाई हुआ। आपका लॉ अफसर ही पीएलओ होता, उसमें भी हमने इंटरव्यू तक दिया। असिस्टेंट कमांडर होता था, उसका भी मैंने रिटन क्वालिफाई करके फिजिकल क्वालिफाई देने इंटरव्यू दिया, लेकिन हमेशा वो बैड लक ही रहा। फिर 2014 में मुझे जेके बैंक में लॉ अफसर का एग्जाम था, वो क्वालिफाई हुआ। तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ स्टेंट के लिए मैंने नौकरी भी ज्वाइन की। जेके बैंक में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग मुझे दिल्ली थी, जोनल ऑफिस दिल्ली थी। फिर उसके बाद मुझे मुंबई भेजा गया, लेकिन नौकरी शायद मुझे लगा मैं वहाँ इस माहौल में नौकरी शायद फिट नहीं हूँ। तो वो रिजाइन मैंने, मुझे लगता है कि 6-7 महीने नौकरी की और रिजाइन देके वापस से अपनी लॉ प्रैक्टिस रामबन ज्वाइन की। और वहाँ जब वापस ज्वाइन की तो मुझे लगता है 2015 में मैं फिर बार प्रेसिडेंट बना वहाँ पे। तो मुझे लगता है वहाँ का यंगेस्ट मेरे साथियों ने मुझे कॉन्फिडेंस रिपोज किया हमारे पर, तो मैं वहाँ का फर्स्ट सिलेक्टेड बार प्रेसिडेंट बना। तो देन 2017 में मुझे एक मौका मिल गया, चीफ जस्टिस साहब का प्रोग्राम था, टी.एस. ठाकुर साहब, तो उनको अपने आबाई गांव में आना था। तो बतौर बार प्रेसिडेंट में उनको वहाँ हमें कोर्ट का इनाग्रेशन करना था, उनके द्वारा लाइब्रेरी उन्होंने कोर्ट में दी थी। तो उनके साथ वहाँ हक खान साहब के साथ मेरी दोस्ती यारी होगी, तो उन्होंने कहा यार आप जम्मू का काला शुरू करें। तो मैं 17 में मैं डिप्टी एडवोकेट जनरल बना। तो 1 साल के लिए मुझे अपना 17 में मैं जम्मू शिफ्ट हो गया। तो साल यहाँ किया, तब तक कोरोना का काल शुरू हो गया। फिर वो 19-20 वाला जो बिल्कुल सब ऐसे रहा। फिर आपका ये 2019 आ गया, 19-20 या कोरोना के बाद तो सियासत में वहाँ तब तक सीट ओपन हो गई। तो जब सीट ओपन होगी तो फिर से मुझे लगता है एक्टिव पॉलिटिक्स आप कहेंगे तो 2011 से स्टार्ट थी, लेकिन क्योंकि सीट रिजर्व थी तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने का कोई वहाँ सवाल रामबन में नहीं उठता था। पार्टी के लिए काम करते थे, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो चाहे असेंबली इलेक्शन हो,
लेकिन क्योंकि वहाँ रिजर्व सीट थी तो लड़ने का तो कोई दिमाग में था ही नहीं कभी। लेकिन ये 19 के बाद जब ये डिलिमिटेशन हुआ और ये सब चीजें, फिर उसके बाद आज आप देख रहे हैं हम यहाँ पे। और मुझे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, जहाँ से आपने कहा कि वो शुरुआती बीज आपकी राजनीति के वहाँ से पड़ते हुए नजर आए, किस प्रकार वहाँ स्टूडेंट लाइफ में, एक्टिव पॉलिटिक्स में या फिर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आपने आपको अपने ग्रूम किया और उसके बाद आपको लगा नहीं कि वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आने वाले समय में राजनीति में प्रवेश कर सकता हूँ? नहीं, मैंने देखा, देखिए हॉस्टल में आपको जो वो माहौल मिलता था, वहाँ शुरुआत वहाँ एक बड़ी छोटी सी इंसिडेंट से हुई। शुरुआत ये हुई कि हमारा जब हॉस्टल में हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के, संजय गांधी हॉस्टल का नाम था, तो वहाँ इंजीनियरिंग विंग के, लॉ विंग के, देन अदर पीजी कोर्सेज के सभी रहते थे। तो बीच में एक वक्फा ऐसा आया कि उन्होंने कहा नहीं यार, इस हॉस्टल को आप डिवाइड कीजिए, अब पीजी हॉस्टल अलग रहेगा और इंजीनियरिंग। तो हमने कहा यार नहीं यार, हम सबको काफी, क्योंकि एक दो साल अटैचमेंट होती है, तो मैंने कहा इस हॉस्टल को आप ब्रेक मत कीजिए, जो जैसे रह रहे हैं उनको हमें वैसे रहने दो। वहां से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, पुलिस आती है, धरना प्रदर्शन और ये वो। तो उस दौर में जो है वहाँ के मुझे लगता है साथियों ने हमको कहा यार आप इस प्रोटेस्ट को लीड करें। तो वो प्रोटेस्ट हमने पहला हॉस्टल में वो लीड किया। वहां से शायद मुझे लगता है एक वो बुनियाद वो पड़ी है कि एक कॉन्फिडेंस आया कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना है और अवेयरनेस होनी चाहिए। उससे पहले तक तो बिल्कुल बचपना जैसा था। तो जब वहां से एक शुरुआत हुई कि हक के लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और आप संगठित होकर जब कोई भी चीज करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू वहां समझ में आई। क्योंकि इंडिविजुअल आप कुछ भी हो सकते हो, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी आप चाहे कितने बड़े महान कितने भी आप में हो, लेकिन जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं है, जब तक आप संगठित नहीं है, तो वही सियासत भी हुई। इसमें मेरा कोई अपना कोई रोल नहीं होगा। जब हम तंजीम का रोल होता है, क्यों कहते हैं संगठन ही सबसे बड़ा होता है, तो पार्टी का रोल होता है, संगठन का रोल होता है और लोगों का रोल होता है। आदमी तो एक चेहरा होता है। मेरे तो हमारे में ऐसी मुझसे 1000 गुना कई लोग काबिल होंगे, हमसे 1000 गुना लोगों में कई एफिशिएंटी होंगे, लेकिन शायद उनके पास वो संगठन नहीं होगा। उनके पास तो वो संगठन की जो स्किल था, मुझे लगता है वहां से वो हमने सीखी स्टूडेंट राजनीति से। वापस आके क्योंकि जिस तरह हम सब जानते थे कि सीट ऑलरेडी रिजर्व थी और किस प्रकार खासकर ये भी देखा गया है कि सोशल एक्टिविटीज जो लोगों के मसले मसाइल थे, क्योंकि एक डिग्री आपके पास थी, लॉ ग्रेजुएट आप बन के आए थे, लोगों की दुश्वारियां वहाँ पर कहीं थी, लोग उतने लिटरेट नहीं थे, किस प्रकार उनको एक सपोर्ट देने का प्रयास आपके द्वारा किया गया? देखिए, लॉ प्रोफेशन ने मुझे लगता है हमारे को सियासत में काफी हेल्प की है। आपने सही कहा कि अभी भी आप देखेंगे तो रामबन पायदान में 20वें नंबर पर आता है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे आपका वहाँ का सोशल इंडेक्स हो, किसी भी सेक्टर में जो है आप निकाल के देखिए आंकड़ा, सरकारी आंकड़े देखेंगे तो हम बिल्कुल, हमारा मुझे लगता है 19वां तो नंबर कभी हमने देखा ही नहीं। हमारा गाड़ी का नंबर 19 आता है, लेकिन हमको जो हमारी जो वो है, हमको 20 पर ही अभी तक हम टिके हुए हैं। रीजन बीइंग उसकी कि वहाँ हर चीज में हम लैग करते हैं। सड़कें नहीं थी, स्कूलों का इतना सिस्टम नहीं था, एक तो दूर दराज इलाका था वो, और अवेयरनेस नहीं थी। जो मैं सबसे बड़ी चीज जो मुझे आज जो समझ आ रही है कि अवेयरनेस सर, आप अपने राइट्स के लिए अपने कितने अवेयर होंगे, उसी तरीके वही आपका पैमाना होता है। तो वहां मुझे लगा कि वकालत के जरिए उनकी जिंदगी में छोटी, कहीं अगर किसी का कोई छोटा सा मसला ही है, किसी का लैंड का कंपनसेशन का इशू है, कहीं किसी को कोई हरासमेंट हो रही है, वो जो वकालत के दौर में हम उनकी कहीं मदद किया करते होंगे, चाहे उनसे कोई पैसे कम लिए या किसी का मुफ्त में काम किया, क्योंकि एक सियासत में तो जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो जरूर रहता है कि यार मैंने इसके साथ अगर आज हम आज नेकी करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं आगे मदद करेगा। लेकिन उसके अलावा भी वहाँ जरूरत बहुत सारी चीजों की थी, तो वो हेल्प जरूर रहा होगा। और उसका ही मुझे लगता है नतीजा कहीं ना कहीं 5% 10% अगर पड़ा इलेक्शन में, तो वो वकालत के दौर का जो मेरा 10-15 साल का, चाहे वो जिला सत्र में जो न्यायालय में हमने जो वकालत की थी या फिर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की थी, उसका इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है जरूर लोगों ने देखा होगा कि यार ये इसका कंडक्ट कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, तो लोग शायद देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसका रिजल्ट भी फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता जनार्दन है और अल्टीमेटली सुप्रीम पावर जनता के पास वोट की है। और जब मैंडेट मिला उस वक्त आपकी क्या रिएक्शन थी, क्योंकि और भी कैंडिडेट थे जिनको बात चल रही थी देने की? देखिए, कोई यकीन नहीं करेगा, मतलब कुछ चीजों को मैं डेस्टिनी पर भी एक चीज होती है। और ये बात मुझे जब मैं कॉलेज डेज की थी उस वक्त हमारी इंटरेक्शन हुआ
जस्टिस रिटायर्ड आर.सी. लाहौटी साहब से, क्योंकि वहाँ भोपाल में नेशनल जुडिशल अकेडमी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वहाँ जुडिशल अकेडमी है। तो वहाँ जज अक्सर जजेस की ट्रेनिंग, हाई कोर्ट जजेस, लोअर जुडिशरी के वहाँ ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो एक बार हमें खुशनसीबी थी हमारी कि हमारे बैच को जस्टिस साहब के साथ, तो वहाँ उनकी बात एक मुझे याद आज भी आती है कि देखिए, सक्सेस के लिए 3 चीजें उन्होंने कहा जरूरी होती है। एक तो आपका इंटेलिजेंस, वो आपको बाई बर्थ 50% और 50% आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आप उसको एक्वायर करते हो। एक आपका हार्डवर्क आ गया, हार्डवर्क आपका 100% आपका है। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया वो आपका लक आ गया, वो आपकी किस्मत जिसको कहें, आपका लक कहें, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने कहा कि यार मेरे जैसे कई हजारों वकील थे, मेरे जैसे कई लाखों काबिल वकील हैं, लेकिन सबको चीफ जस्टिस बनने का मौका नहीं मिला। तो उसी तरीके से हम भी कहेंगे हमारे जैसे कई कार्यकर्ता पार्टी में होते हैं, मतलब कि लाखों लोग अपनी जिंदगी लगाते हैं इस उम्मीद से कि मैंडेट मिले हमें, फिर हम उसमें चुनाव लड़ें और जीतें। तो कहीं ना कहीं उसमें आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद, जनता का प्यार हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये बड़ा मुझे लगा। और गॉड की जो है, जब तक विलिंगनेस नहीं हो तब तक आप कहते हैं ना कुछ नहीं हो सकता। तो उसको हमने रियलाइज किया। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं ऐसा शख्स था कि मैं हाईकमान के पास गया भी तक नहीं। हमने कोई उनको मुझे डायरेक्टली मैंने कभी भी अपने हाईकमान को नहीं कहा कि मुझे आप मैंडेट दीजिए। हमारे साथियों ने कहा होगा कि इसको दीजिए, ये जीत जाएगा, या पोटेंशियल कैंडिडेट है, लेकिन मैंने अपने मुंह से, मतलब कि जब तक मैंडेट मिला उस वक्त तक भी हमने उनके पास एक बार भी नहीं गए कोई कि भाई डेपुटेशन लेके जा रहे हैं जी, आज आपने मुलाकात की फलाना साहब से, ये साहब से। तो वो नहीं, हमने उनकी एक, मुझे था कि एक तो भरोसा खासकर था हमें उमर साहब पर। देखो मैं इसमें मुझे लगता था कि यार ये इसको चापलूसी पसंद नहीं है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। और उस यकीन को जो है मुझे पुख्ता हुआ। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि इस रियासत के लिए अगर कोई बेहतरीन इंसान है, क्योंकि अगर मुझ जैसे, बेशक मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन दैट वाज वे बैक इन 77, उसके बाद वो सारा मेमोरी फेड अप हो जाता है। तो उस इंसान ने अगर मेरिट पर देखा कि यार ये बंदा अगर जीत सकता है, और विदाउट कोई सिफारिश नहीं, कोई चापलूसी नहीं, कोई वैसा नहीं है, तो वहां से हमें ये अंदाजा हो सकता है कि वो हर एक के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। तो ये चीज हमारी खुशनसीबी की आगे हमारा कायद, वो एक रीजनेबल आदमी, मतलब गॉड फेयरिंग, और इसको कहेंगे ना, मतलब कि विदाउट एनी कोई इसकी शक्ल या उसकी शक्ल कौन है, जो उसको बेहतर लगा, जो उसको लगा मेरिट पर, तो वो फैसला करने वाला। तो फिर ऊपर वाले की भी मेहरबानी होती है। कितना मुश्किल था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रामबन और बनियाल की अगर बात करें, शाहिद साहब वहाँ पर थे, एक हिंदू चेहरे पर दाव लगाया उस वक्त। और इलेक्शन के जो परिणाम थे, 2 हिंदू फेसी जीत के आए थे, सुरेंद्र चौधरी और आप जीत के आए थे। कितना मुश्किल था इस इलेक्शंस में सामने आना और जीत का सहारा सिर पे बांध कर निकलना। देखिए, जब आदमी जीत जाता है तो उसको लगता है सब कुछ आसान है। मतलब आज हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है तो मैंने तो ऐसे ही हो गया। लेकिन उसके पहले जो है था, मतलब कोई भी चीज आसान नहीं होती सर। वो खासकर सियासत है, यहाँ 1 लाख लोग वोटर हैं। तो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी जो बीजेपी ने अपने लिए बनाई हुई थी, मतलब जिसको कहते हैं, ये उनकी कैटेगरीज होती हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। तो मुझे लगता है ये उनकी ए कैटेगरी वाली सीट थी कि यार ये तो वहाँ के लोगों का, मतलब जो उसके उनका था कि जिसने बस मैंडेट लाया है, जिसने बीजेपी का मैंडेट लाया वो रामबन का एमएलए होगा। हाँ, कोई उसमें दूसरा कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं थी। लेकिन फिर मैंने कहा ना, फिर करनी ऊपर वाले की होती है, आपकी नीयत और ऊपर वाले का क्या है। तो वहाँ मैंडेट तो वहीं के वहीं रह गए। और लोगों का सर देखिए, अल्टीमेटली फिर तो पीपल मैंडेट है, लोगों का एक क्या है, और ऊपर वाले का मैं कहता हूँ इसमें वही चीजें हैं। क्योंकि सफर इतना आसान नहीं था जितना, लेकिन वो कहते हैं ना कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। क्योंकि हम देखेंगे तो मेरे साथी, अगर उनको याद होगा तो 27 को शायद हमने अपना पर्चा दाखिल करना था, और 26 को मैंडेट 8 बजे अनाउंस हुआ है। मुझे फारूक साहब का फोन आया कि भैया आपको मैंडेट दिया जाता है, अपने इलेक्शन लड़ना है। तो हमारा साथी कोई था वहां से, उसने मैंडेट लाया है, रात को फार्म भरा है, क्योंकि मुझे तो था ही नहीं कि भरना है कि नहीं भरना है। तो उसी रात को हमने, मुझे 2-3 बज गए थे फार्म भरते भरते। तुम जिस दिन इसको कहते हैं ना शो ऑफ स्ट्रेंथ वाला, वो तो असली दमखम पहले ही दिन दिखाया जाता है कि यार कितनी है। तो मेरे हिसाब से मेरा सबसे कम था,
हमारी जो पर्चा वक्त भर्ती, क्योंकि हम किसी को उतना बता नहीं पाए थे, तो लोगों को लगता था शायद ये नहीं जीत पाएगा। और दूसरा ये था कि एक तो हिंदू डोमिनेटेड सीट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ से जीतेंगे। अब तो कभी जीती थी 2002 में, तब के और आज के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। और दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि कोई बड़ा ठंडा सा कैंपेन चल रहा है, कोई लग नहीं रहा है कि क्या है, तो वहाँ ऐसा लगता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जीत पाएगी। लेकिन हमें भरोसा था कि लोगों की अंडर करंट जो थी वो, हमने लोगों के साथ काम किया था, इलाके की पहचान थी, हमारी फैमिली के साथ लोगों का एक राब्ता था, तो उस पर लोगों ने जो है, तो मैं तो बड़ा मतलब कि उनका बार बार शुक्रिया ही करूंगा, और मतलब कोई शब्द नहीं है हमारे पास लोगों का धन्यवाद करने का, कि जिस तरीके से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस हमारे पर रिपोज किया है। तो उसी सिलसिले में आगे भी जनाब मेहनत करते जा रहे हैं। इन चुनावों को खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, पोलराइज करने की कोशिश की गई थी। देखिए, आप देखेंगे किस तरीके का, लेकिन दो चार चीजें मैंने सीखी सर, मतलब कि जिससे मेरा फर्म बिलीव हुआ, क्योंकि मैं कोई इतना कोई पॉलिटिकल कोई स्टालवर्ट नहीं हूँ। एक अभी इसको कहेंगे, हमारी तो इन्फेंसी स्टेज है सियासत में, हम तो जुमनाइल ही कहेंगे अपने आप को। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे ये लगा कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, और कोई भी किसी को भी हराया जा सकता है। बीजेपी का जो इनविंसिबल वाला है, उसको एक, अगर आपने सही डायरेक्शन पर आप चलेंगे तो आप उसको हरा सकते हो। सही डायरेक्शन कैसे, क्या है कि मुझे कुछ लोग साथी मेरे मिलते हैं वहां पर, जिनके साथ मेरा कोई राब्ता नहीं था, और हिंदू कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी के यंग पढ़े लिखे लड़के सराज बेल्ट से, वो हमारे पास आते हैं कि यार हम आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार, मेरे तो आपको जानता नहीं हूँ, आप हमारी कोई पार्टी के नहीं, किस लिए आप हमारी सपोर्ट करनी है। उन्होंने कहा सर नहीं जी, आपका जो स्टाइल ऑफ जो वो है कंपेनिंग है, वो हमें बेहतर लगा। आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें नहीं कह रहे हैं कि जी हम जी ये कर देंगे, आसमान को जमीन पर, जमीन को आसमान ले आ देंगे। मतलब कि अगर आप लॉजिक बात करेंगे, आप सेंस बात करेंगे, तो वो पीपल को अपील होता है। अगर आप बेतुकी बातें करेंगे, मतलब कि, तो लोग नहीं, उसको नहीं करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी लोगों को अगर प्रैक्टिकल बात करें, और एक नॉर्मल इंसान, क्योंकि आम इंसान को उसकी उसकी भाषा में बात समझनी चाहिए। जैसे महात्मा बुद्ध साहब ने भी, आप एग्जाम्पल देंगे ना उनकी, तो उन्होंने कैसे आम भाषा में लोगों को कन्वे किया, तो वो तो बड़ी बात हुई। लेकिन आप भी लोगों को आम उनकी भाषा में आप समझाइए, उनके साथ ईमानदारी, अपनी भाषा में ईमानदारी होनी चाहिए सर। नहीं तो चुनाव में लोग क्या बड़े बड़े वादे कर देते हैं, हम जी आपको पूरा का पूरा। मैंने कहा देखिए, मैं वादा कुछ नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि वादा करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। एक लेजिस्लेटर पता होना चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ा सा कानून पढ़ा था, तो हमें मालूम था कि लेजिस्लेटर क्या करता है, उसका रोल क्या होता है। यहाँ आप अगर आप किसी पंच का या सरपंच का भी मैनिफेस्टो देखेंगे ना, वो कहेगा जी मैंने यहाँ से टनल बनाना है, मैंने जी यहाँ पर पता नहीं क्या ले आना है। तो वो चीजें जो है, वो कहने को सुनने को बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन जब आप रियलिटी पर करने आएंगे आपको दिक्कत आएगी। तो वो चीजें जो है सब देखिए, अब ऊपर वाले का करना है। 1 साल हुआ होने को आ रहा है, लेकिन हमें वैसी कोई लोगों से वो चीजें नहीं आई। मैंने कहा था कि यार हम कोई प्रोजेक्ट लाने की बात करेंगे, उस पर काम किया, ऊपर वाले की दया से आज आप देखेंगे सावला कोट का डिजाइनिंग के लिए टेंडर हो चुका है। हमने कहा था हम यार शिक्षा का स्तर बनाने की कोशिश करेंगे। अब रातों रात तो नहीं बनेगी ना, आपको मालूम है कि 40-50% असामियां खाली हैं, तो कहाँ से टीचरी भर्ती हो जाएगी। लेकिन जो है उनसे इफेक्टिव काम कराना है। आपका हेल्थ सेक्टर, मतलब काफी सारी चीजों में आपने इंप्रूवमेंट लानी है। झूठ मत बोलिए जनता से सर, बेशक चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है, यहाँ लगता है हम झूठ बोल के, लेकिन वो आप 10 दिन के लिए चल सकते हो, बबल आपका ब्रश हो जाएगा। तो लॉन्ग रन अगर हमारा मानना है, वो लोग भी आपको प्यार करेंगे। आप लोगों से ईमानदारी तरीके से बात रखें, वो सच बोले उनको। इलेक्शन जीतने के लिए कोई झूठे वादे मत कीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जानना चाहता हूँ, इलेक्शन जीतने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? देखिए, फिर तो काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं। सबसे पहले आपको इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पर। जब आपकी पर्सनल हो जाएगी, अब आपका कोई मतलब कि, एक सियासतदान को कहते हैं कि उसको अपना घर को आग लगानी होती है, या घर को ताला लगाना है, और फिर इस प्रोफेशन में तभी आप कामयाब हो पाओगे जब आप अपने घर को छोड़ोगे। अगर आप घर को भी देखते रहोगे, तो घर की जिम्मेदारियां कोई ऐसा पीछे होना चाहिए जो संभालने वाला है। तो लकीली हमारे को पेरेंट्स वैसे हैं, मेरा हमारी
वाइफ ऐसी है जो घर को वो, क्योंकि उनको पता है कि अब ये हमारे को आपने अपने बच्चे को समय नहीं दे पाना है, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाओगे, क्योंकि अपना पर्सनल आपका कुछ नहीं रहेगा, आपकी जो भी है कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी है, उनके लोगों के मसले हैं, चाहे उनका पानी का होगा, बिजली, छोटी छोटी चीजों पर भी लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी बात सुनेगा, करेगा। तो अगर आप कंफर्ट में रहेंगे तो फिर लोगों से आपको मार पड़ेगी, जूते खाएंगे। तो कंफर्ट को छोड़ना है और जनता के बीच में रहना है, 2400 घंटे रहना है। हमारे पास दिक्कत थी, जनता की बात हुई आपने तो बीजेपी ने देखिए जिस तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में दफ्तर बनाए, हमारी छोटी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, तो मुझे शुरुआत में लगा यार 1-2 महीने में जब लोग घर में आने लगे यार ये हर बंदा मेरे घर में नहीं आ सकेगा। तो हालांकि हमारे पास इतना नहीं कोई रिसोर्सेज, तो मैंने एक ऑफिस उधर एस्टेब्लिश किया मैं, ताकि यहाँ पर अब क्योंकि हम जीत गए, जीतने के बाद इंसान की पार्टी नहीं रहती, आपके पास चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, कोई भी हो, हर एक को आपके पास आना है। तो वो आपके शायद घर में किसी को दिक्कत होगी, कोई शर्माएगा या कोई नहीं आ पाएगा, तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट ऑफिस मैंने कहा यार ये एमएलए का नहीं है, आप लोगों का ऑफिस है, जनता का ऑफिस। जिस तरीके से उमर साहब अपना एक राब्ता ऑफिस चलाते हैं, तो वो कोशिश है। मतलब आपने जो कहा ना कि जीतने के बाद फर्क क्या पड़ा, काफी सारी चीजें से बदल जाती हैं, काफी सारी चीजें बदल जाती हैं। लोगों को लगता होगा कि बड़ा यहाँ बैठ के बड़ा ऐश ऐशरत होती है, वैसा कुछ ऐसा वो नहीं चीजें होती है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, अगर कोई समझे उसको, नहीं समझे जिसने नहीं करना है काम तो उसके लिए तो बराबर ही है। पर धर्मपत्नी के शिकवे शिकायत वो कैसे दूर किए जाते हैं स्पेशल ओकेजन्स? नहीं वो देखिए, आप कैफे ओकेजन की बात करेंगे, पिछले दिनों रक्षाबंधन की बात करें, परसों रक्षाबंधन था, अब मुझे कॉन्फ्रेंस, अब वो भी एक बॉस्टन कॉन्फ्रेंस एक थी हमारी जो लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए मुझे वहाँ एक जाना पड़ा। तो अगर हम रक्षाबंधन पर नहीं पहुंच पाए, 2 बहनें थी तो उनका भी एक अपना था। तो ये चीजें तो मतलब पर्सनल आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में परेशानी तो आएंगी, आपके माँ बाप को दिक्कत आएगी, आपके बच्चों को दिक्कत आएगी, तो लेकिन वो चीजें उतनी नहीं रहती क्योंकि यहाँ लोगों को ज्यादा जरूरत है सर। पर समय तो निकालना पड़ेगा बीच बीच में। चलिए उसमें फिर आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है ना, क्योंकि इसमें मैंने कहा ना ये 20 नंबर की है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन 5 सालों में इसको धीरे धीरे इसका सर ऊपर लाना है, तो उसके लिए आपको जी जान मेहनत करनी पड़ेगी। अब चूंकि यहाँ पर एक सेटअप ऐसा है, मुझे तो नहीं कोई ज्यादा अभी डिस्कम्फर्ट हुआ, लेकिन एक सेटअप ऐसा है, ड्यूल सिस्टम है, अफसर को भी परेशानी है। हम ये कहेंगे कि अफसर कोई किसी की उसकी नहीं सुन रहा है, हमारी तो, मैं एक बड़ा लकी आपको मानता हूँ कि मेरे इलाके में तो बिल्कुल हमारा ताउन अफसरों के साथ रहता है, वो भी सुनते हैं, क्योंकि जो अगर आप जेन्युइन बात करेंगे उनको करना है, उनका ड्यूटी है। कुछ लोगों का रहता है, लेकिन ड्यूल सिस्टम में उनको भी दिक्कत आ रही है, एक फरमान राजभवन से आएगा, एक हमारे यहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की सिचुएशन है। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा रियासत है, इतना बड़ा इसका आबादी है, तो यहाँ पर कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से वो चलाए तो एक मैस क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि देखिए कि एनफ इज एनफ, बहुत हो चुका, इसमें ईगो नहीं होना चाहिए। देखिए सियासत में ईगो नहीं होता है, यहाँ हमने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाना है ना, अल्टीमेटली मेन एम क्या है, पब्लिक को कैसे उसकी जिंदगी में बेहतरी लानी है। तो उसके लिए आप भी काम कर रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट आप भी तो पब्लिक इश्यूज उठाते हैं, एज ए पॉलिटिशियन हमारा भी वही काम है। तो यहाँ जो मैंने जो सबसे बड़ी दिक्कत जो देखी है ना इस 7-8 महीने का, यहाँ ईगो का बड़ा एक मसला रहता है कि यार ये बड़ा कि मैं बड़ा। जब आप मैं खत्म कीजिए, अगर आपने हिंदुस्तान को तरक्की पे ले जाना है, जम्मू कश्मीर को ऊपर लेके जाना है, तो ईगो नहीं होना चाहिए सर। अब ईगो रहेगा कि इसको क्रेडिट मिल जाए, और एक सबसे बड़ी दुखी मैंने देखी है क्रेडिट की राजनीति। हर कोई छोटी चीज होगी उसको मीडिया पे चढ़ा दिया, मैंने जी ये मैंने ये रोड ले आई, मैंने ये फलाना लाया। अरे सर किसी ने कुछ नहीं लाया, हर एक के एफर्ट से आता है। अब मैं कहूंगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 रोडें सैंक्शन हुई है, आज उनके 12 रोडों के टेंडर हो गए, एक एक ब्लॉक में 3-3 4-4 रोडें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आई। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सालाकोट का काम शुरू हो गया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इधर पोगल पाकिस्तान में चल रहे हैं। अब मैं कहूंगा जी मैंने जेब से निकाल के दिए, नहीं, मैंने एफर्ट लगाया, उमर साहब ने उसमें हमारी मदद की, सेंटर ने हमारी मदद की, और कारवां आगे चलता है। तो इस अप्रोच, इस माइंडसेट से अगर हम चलेंगे सर, तो स्काई इज द लिमिट। लेकिन अगर ये रहेगा तू बड़ा मैं छोटा, तो हिंदुस्तान को भी बड़ा समय लगेगा।
अर्जुन जी, चलते चलते यहाँ से आगे खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, काफ़ी उम्मीदें आपसे उनकी वाबस्ता हैं, और किस प्रकार, ब्रीफली मैं आपसे जानना चाहूँगा, उन उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास आप करेंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, चुनौतियाँ खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी हैं, पसमानदा एरियाज़ हैं, फॉर फ्लंग एरियाज़ हैं, कई दुश्वारी हैं, उनको भी किस प्रकार एड्रेस करेंगे? देखिए, मेरा जो अप्रोच है, मुझे लगता है मेरी वहाँ की जो जनता है उसको भी समझ आ चुकी है कि इसका कार्यशैली जिसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडी अर्जुन सिंह का किस तरीके। मेरा काम करने का तरीका है सबको साथ चलाने का, क्योंकि मैंने आपको पहले अभी कहा कि यहाँ कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। हम जीत चुके हैं 5 साल के लिए, हम विधायक हैं, हमारी सरकार है और हम ही रहेंगे। हमको सबको साथ चलाना है। सबको साथ चलाने का मतलब ये नहीं है कि कोई मैंने हमको गाड़ी में बैठाना है। सबको है कि ओपन टू द माइंड रहिए। जितना बीजेपी वालों का एमएलए है उतना कांग्रेस वालों को भी है, आइडियाज लेने हैं, एक दूसरे की जरूरत है। हमको एमपी साहिब की भी जरूरत है, हमको उमर साहब की भी जरूरत है, हमको सेंटर की भी जरूरत है। तो ये सब की जरूरत के साथ सबका साथ होगा तब जाके हम राम, और लोगों का भी। हम कहते हैं, मैंने बड़े सारे लोगों को मैंने कहा कि यार अभी हम ये छोटे छोटे झगड़ों में मत पड़े, ये पार्टीबाजी में हम ना पड़े। आपको जो है अगर डेवलपमेंट करवानी है तो डेवलपमेंट एक आदमी से नहीं हो। एक अर्जुन सिंह जो है जम्मू अपनी रामबन विधानसभा क्षेत्र को जो है वो बुलंदियों पर नहीं ले सकता है। जैसे ही जिताने में लोगों ने रोल दिया है वैसे ही इसको आगे चलाने के लिए भी लोगों का ही साथ चाहिए। और खासकर इस सोशल मीडिया के जमाने में, सर मैं देखिए, मैं बड़ा सोशल मीडिया को हम चलाते हैं लेकिन विद केयर एंड कॉशियस चलाना है, क्योंकि सोशल मीडिया में मैंने देखता हूँ कि आजकल हर छोटी छोटी चीज को जो है ना वो किस तरीके से आप उसको वायरल बनाया जाता है। तो उन अफवाहों को आप देखेंगे अस्पतालों में किस तरीके से वहाँ, मतलब एक छोटी सी चीज का कैसे बनाया। दिक्कत है सर, वो तो सबको मालूम है ना, अस्पताल में दिक्कत है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन अब उसको क्या रात में तो नहीं वो ठीक हो जाएगा ना। आप क्या वीडियो वायरल करके उससे क्या हो जाएगा। हमने उनके साथ मिलकर काम करा। कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, बैठ के बात करनी, भाई क्या बात है, क्या क्या दिक्कत क्या है। तो मिलके मुझे लगता है अगर इस अप्रोच से चलेंगे, जहां फिर जो गलत करता है उसको डंडा भी चलाया जाता है, लेकिन फिलहाल डंडे से ज्यादा जो है ना वो कैरेट की बात है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चलेगी, बट अभी जो है वो कैरेट देनी है, जो है वो स्टिक है वो बाद में चलेगी, जब कोई कैरेट से नहीं अगर मानता है। तो ये इस अप्रोच से अगर हम चलेंगे तो न सिर्फ रामबन बल्कि जम्मू कश्मीर भी जरूर आगे चलेगा। अर्जुन जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ अपनी जिंदगी के सफर और कुछ अनछुए पहलुओं को आपने शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एमएलए रामबन श्री अर्जुन सिंह राजौरी जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी और सफर जो है इनका शुरुआत से लेकर अपने पेशे वकालत से लेकर राजनीति में किस प्रकार पदार्पण किया, और आज आपके नुमाइंदे बनकर आपके एमएलए के आज के इस मंच में हमारे साथ शामिल हुए। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।